मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। डे लो से रिकवर हो चुका है, लेकिन डे हाई पर नहीं आ पा रहा है क्योंकि थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। हर रिकवरी में सेलिंग आ रही है मार्केट में। और मिड कैप, हालांकि मिड कैप भी थोड़े रिकवर हुए हैं, लेकिन अभी भी मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2-3% नीचे है। और डे लो से करीब करीब 250 पॉइंट रिकवर जरूर हुआ है इंडेक्स, लेकिन है अभी भी काफ़ी वीक। और एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1:3.5 का आपको दिखाई देगा। इंडेक्स स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, आज क्लियरली एक चीज़ जो स्ट्राइक आउट कर रही है वो है आईटी। आईटी इंडेक्स इकलौता इंडेक्स है जो कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी करीब करीब डे हाई के करीब ही है ये इंडेक्स। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, निफ्टी के टॉप 4 में से 3 गेनर्स आईटी नाम है। टेक महिंद्रा टॉप गेनर है, फिर इन्फोसिस और नंबर 4 पर विप्रो, उसके बाद एचसीएल टेक भी है। लूजर्स की जहाँ तक बात है, इंडसइंड बैंक टॉप लूजर है अब 1.5% नीचे, ग्रासिम 1.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे, टाटा स्टील और बीईएल में भी और ट्रेंट में भी 1% की गिरावट। एफएनओ स्टॉक्स में आज का हीरो ऑफ द डे इजीली एबीबी इंडिया, 10:30 बजे वो कॉल होगी, उसमें देखते हैं क्या निकल कर आता है। पीबी फिनटेक 3.5% नीचे, परसिस्टेंट सिस्टम 2.5% ऊपर, सॉरी, एलटीआई माइंडट्री, मैक्स हेल्थ केयर 1 से 1.25% तक ऊपर। और स्टॉक्स जो नीचे हैं उनमें एसीसी अब करीब करीब 3.25% नीचे, लॉरस लैब्स 3.5%, आईआरबी इंफ्रा 3%, कॉनकोर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लूजिंग साइड पर हैं। वीरू जी, ये थी बाजार की अब तक की समरी। अब चलते हैं आज के इस पैनल के पास। शिल्पा राउत पिछले कार्यक्रम से, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर भी हैं मौजूद, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास सालुके, अमोल अठावले मौजूद हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त के दो। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, पहले तो मेरा आईटी से रहेगा। टीसीएस मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली, मुझे लगता है कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है। 3980 का यहाँ पे इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हैं। नीचे में 3880 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आज का डे लो है, वहाँ का एक स्टॉप लॉस रख के टीसीएस को बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में कल जो रिकवरी देखने मिली थी इंट्राडे में, जहां से एक अच्छी पुल बैक रैली देखने मिली थी, और आज भी वो 605 608 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हिंडाल्को बाय किया जा सकता है। 624 का यहाँ पे टारगेट लेके जा सकते हैं। नीचे में 600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे भी बन चुका है, तो 600 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को को बाय करना है 624 के टारगेट के लिए। ओके, शिल्पा जी आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, एक बाय रहेगा एक सेल रहेगा। जो बाय रहेगा वो रहेगा सन फार्मा में। फार्मा में थोड़ा स्ट्रेंथ है, डिफेंसिव का सेक्टर भी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1700 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 1760 के लेवल्स के लिए अपसाइड मूव ले सकते हैं सन फार्मा में। काफी दिनों के बाद मैं देख रही हूँ कि 1720 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 1720 का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, जो रफली 25-26 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 17 का रखिए, और यहाँ पे टारगेट सब 35 से लेके 40 के बीच भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा सेल रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज में। एक्साइड इंडिया, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 360 इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो 362 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 348, इसके नीचे जाता है तो 340 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड यहाँ पे हो गया 2, एक्साइड सेल है इनका। और अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अशोक लीलैंड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय लग रहा है, 220 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल कर है 235 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 214 का। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आज जरूर दबाव में है, बट लार्जर टेक्सचर अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया है। दूसरा रीजन ये है कि ये करेक्शन में स्टॉक इतना कंट्रीब्यूट हो नहीं रहा है। अगर फरवरी सीरीज में भी देखते हैं तो 4% का अपसाइड स्टॉक ने मेंटेन किया है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं एक रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा, 1220 के आसपास है। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है स्टॉक में। 1260 1270 ये टारगेट रहेंगे, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1200 रुपए का। अगर हम देखते हैं तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो रिलायंस में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय रिलायंस पर एक कॉल आई है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्लैश कर देते हैं और आप एक निजी राय भी जरूर लीजिएगा। राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला ट्रेड है वो शॉर्ट साइड का। उसमें बायोकॉन का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। स्टॉक में एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक का ट्रेवल कर रहा था, वहां पे ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन बने, हमें लगता है ये कंटिन्यूटी फर्दर और डाउन साइड की तरफ रहेगी।
325 322 की तरफ डाउन साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो बायोकॉन फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 348। लॉन्ग साइड का जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है LTI माइंट्री। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस डे में एक डोजी फॉर्मेशन था, आज स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने प्रीवियस जो डे का कैंडल था उसको अब ये सरपास करके सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है LTI माइंट्री में एक रिवर्सल के चांसेस यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 56 90 57 20 तक के अपसाइड के टारगेट के LTI माइंट्री को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 5570 रुपए के आसपास। LTI माइंट्री हो गया यहाँ पर। अच्छा, वरुण बेवरेजेस जिसमें कल शॉर्टिंग हुई थी, आज हल्का सा पुल बैक है, बट ये गेनर्स में है, बट ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हुई यहाँ पे, याद रखिएगा, जस्ट बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अदरवाइज ये काउंटर कोलैप्स हुआ था और इसने मल्टी मंथ बेस तोड़ा था। 19 Feb 2024 से लेकर अब तक का पूरा बेस जो था ना, प्राइस रेंज का लो, वो इसने तोड़ा था। बट आज कैपिटल गुड्स में ABB का इम्पैक्ट है और L&T आज आपके स्क्रीन पे आएगा, स्टॉक 3203 पे। ये भी इस वक्त थोड़ा सा खुला ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद फ्लैट इस वक्त। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए अब हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जुड़े हैं, उनसे कुछ पूछते हैं मार्केट में इस समय क्या करना है। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कि जो इस समय रिटेल की पेन है, और क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड वेटरन रहे हैं, कैसे हैंडल करें इसको, जिस तरीके से खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में पेन आ रही है आज, वो उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, बात यह है कि क्योंकि FIS लार्ज कैप बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको खरीदने के लिए स्मॉल एंड मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इसीलिए थोड़ा उधर हलचल मची है। तो कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्टॉक पे उनको ज्यादा पैसा बना है उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और आने वाले दिन में वापस री एंटर करेंगे वो। और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ डेटा सामने आना चाहिए डोमेस्टिक के बारे में, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप की बात तो डोमेस्टिक ही चलता है, FIS का ज्यादा उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। तो FIS की वापसी जब आएगी तो वापस वो लार्ज कैप खरीदेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप वापस चलेगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स उसको वहां पे बेचेंगे। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए। और डोमेस्टिकली मैं समझता हूँ कि अब ट्रिगर आपको नेक्स्ट अर्निंग सीजन में ही आएगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स गाइडेंस। तो अब जो करेक्शन हुआ है मिड एंड स्मॉल कैप, मेरे ख्याल में अभी करीबन बॉटम के नजदीक आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी मिड एंड स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स वापस खरीदना शुरू करेंगे कुछ दिनों में। तो कुछ ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक्स में ना घुसे, क्योंकि कौन सी स्टॉक में क्या वैल्यूएशन, क्या आउटलुक, ये रिटेल निवेशक जानते नहीं है। मगर अगर फंड मैनेजर के पास दें आप मल्टी कैप फंड में, तो उनके पास भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और इस टाइम में मैं कहूंगा कि क्योंकि इतना गिरावट हो चुका है, आप जो भी SIP कर रहे हैं ना उसको टॉप अप कीजिए, क्योंकि ये जो करेक्टेड टाइम में आपको यूनिट्स खरीदने का एक मौका मिल रहा है ना, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो आपकी जो SIP चल रही है तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड कीजिए कुछ अगले 2-3-4 महीने के लिए। अपने मौजूदा SIPs में थोड़ी सी जो आप वैल्यू है ना वो ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपका एडिशन एट बॉटम लेवल्स हो वो थोड़ा, मतलब जो एवरेजिंग चल रही है इस वक्त उसमें नीचे का एडिशन थोड़ा सा ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ सर के पास, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और पॉकेट देख लेते हैं जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है। उसमें MGL को लेके आइए, करीब 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 1300 के जोन में। अच्छा, चलते हैं एक बार सर के पास एक बार फिर से। सर, ये जो आपने बात की ना कि अपने लोअर प्राइसेस के चाहे वो SIPs हों या फिर एडिशंस, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इंडिविजुअली अगर मैं सेक्टर्स पे ट्रांसलेट करूं अपने इस डिस्कशन को, तो वो कहाँ पर है आपका? प्राइस डैमेज तो बैंकिंग में भी है, IT में भी है, कैपिटल गुड्स में काफ़ी सिवियर है, FMCG में काफ़ी सिवियर है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किस स्पेस पे इस वक्त? मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दो चीज के ऊपर, एक है IT और दूसरी है BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि IT इंटरनेशनली जुड़ी हुई है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, एट द सेम टाइम अमेरिका रिवाइव हो रही है ग्रोथ में, तो IT बिजनेस अच्छी चलेगी। सेकंड बात है कि मिड एंड स्मॉल कैप की खास बात करें तो ये जो AI का रिवोल्यूशन चल रहा है, वहां पे हमारी मिड एंड स्मॉल कैप IT कंपनी का बहुत बड़ा उधर एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो मेरे ख्याल में IT एक पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटर्नल और AI के कारण एक सपोर्ट मिल रहा है। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में कहूंगा कि देखिए, अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबली लग रहे हैं।
सेकंड चीज है कि ये जो 1 लाख करोड़ का जो एक गिव अवे गया है फाइनेंस में, वो टाइम लगेगा मार्केट में अंदर में, बट वो दोनों तरफा आएगा, थोड़ी बहुत कंजम्पशन में आएगी और थोड़ी बहुत आपको सेविंग्स में भी आएगी। तो बीएफएसआई स्पेस में पैसा उनके लिए भी कलेक्शंस बढ़ने की, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, यहाँ पे भी तो बीएफएसआई में दोनों तरफा खेल है, एक है लेंडिंग का खेल, एक है सेविंग्स का खेल। तो मेरे ख्याल में वो एक प्योरली डोमेस्टिक प्ले है उधर, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी खासी थी। कैपिटल गुड्स में करेक्शन हुआ है, मैं फिर भी मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि प्राइवेट सेक्टर अभी भी एक्सपेंशन कैपेक्स शुरू नहीं कर रही है, और जब वो कंजम्पशन बढ़ेगी उसके बाद ही होगी, तो वो सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड में होगा। तो अब की जो एक उम्मीदों पे और ऑर्डर बुक लगेगा, ऐसी एक उम्मीदों पे कैपेक्स का साइकिल चला है, मगर थोड़ा डिले होगा उसमें, तो थोड़ा अभी भी सावधान रहे, थोड़ी और भी करेक्शन आ सकती है कैपिटल गुड्स स्पेस में। तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा धीरज रखे। आपने एफएमसीजी की बात उठाई, देखिए एफएमसीजी की वापसी, ये जो 1 लाख करोड़ का गिव अवे है ना, वो मैं ज्यादा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे ईएमआई घटते हैं, तो आप लॉन्गर टर्म कार, घर, ऐसी चीजों पे इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। और एफएमसीजी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जहाँ पे इन्फ्लेशन को और घटना है। और सेकंड बात यह है कि एफआईएस की वापसी जरूरी है, क्योंकि एफएमसीजी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उसमें एफआईएस का बहुत दिलचस्पी होता है, मगर आजकल एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो जरूर एफएमसीजी पे उनका एक बाइंग पावर आएगा। तो उस मौके के लिए इंतजार कीजिए, अभी जल्दबाजी नहीं है, एक सेफ्टी सेक्टर है वो, फिर भी तो थोड़ा अलोकेशन करना है तो कर सकते हैं, मगर उसकी प्राइस मूवमेंट आएगी जब एफआईएस की वापसी आपको स्ट्रांग दिख रही है। ओके, कोई स्पेस जहां पर अभी आप अवॉइड करेंगे गिरावट के बाद भी, पर्टिकुलर स्पेस? देखिए, अवॉइड मैं करूंगा कि अभी भी मैं, अदर देन पीएसपीयू बैंक्स, पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिफेंस, वो वाले रेलवेज, ऐसे वाले जिनमें बजट में भी कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं था, और अभी अमेरिका के साथ गठबंधन में अगर हम डिफेंस के प्लेन सब उधर से खरीदने वाले हैं, तो डोमेस्टिक के लिए क्या रुझान होगी अभी डाउटफुल है। तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएससी इंडेक्स भी देखें तो वहां पे करेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उधर और भी पेन हो सकता है। तो मैं जनरली, बट पब्लिक सेक्टर बैंक तो मैं एक्सेप्शन करूंगा, क्योंकि बैंकिंग में उनका भी एक अच्छा हाथ है, और ये पैसे का फ्लो जो है वो डेफिनेटली उनके खाता को भी सपोर्ट करेगा। सो पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़कर बाकी पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सावधान रहूंगा, मैं अभी फ्रेश निवेश की सलाह नहीं दूंगा। ऑल राइट, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और लास्ट मोमेंट पर हमारे साथ बात करने को एग्री करने के लिए। थैंक यू सो मच आज आपके टाइम के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स बात करते हैं। हमारे साथ सुशील केडिया जुड़े हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर हैं वो, और हर ट्यूसडे को हमारे साथ जुड़ते हैं और काफ़ी धमाकेदार कॉल्स लेकर आते हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। वो 30,000 वाली कॉल इंटैक्ट है ना? अभी आपने रिवर्क तो नहीं किया उसको, जो रिसेंट मार्केट का मूव आया उसके बाद अभी भी इंटैक्ट है? और ज्यादा अब तो इरादा मजबूत हो गया है। अब तो चार्ट्स कह रही या तो इस साल तू माला पहनेगा या तेरी फोटो माला पहनेगी। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। मैं थक गया पूरी रात कल काम करके कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें शॉर्ट करके 5% से ज्यादा कमाने की जगह नहीं दिख रही है जगह। मुझे लगता है डर का और इस घबराहट का अब ये अंत आ रहा है। क्या पता अगले मंगलवार तक जब हम आपसे जुड़े इस बाजार का पूरा माहौल बदल चुका हो। तो कब तक आएगा ये 30,000 फिर? और कौन सा लेवल होगा जिस पर नजर रखनी होगी कि वो टूटा तो लगे कि नहीं, शायद नहीं आ पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। मैं इस सवाल को अनुमति चाहूंगा थोड़ा उलट के बात करने की। कौन सा लेवल है जिसके ऊपर जाने के बाद ये हम बड़ी तेजी के व्यू को ट्रिगर करेंगे? निफ्टी के ऊपर अगर आज हम 23,150 पे बंद दे देते हैं, कल 23,125 पे, या परसों 23,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं, तो हम एक तरफा तेजी को ट्रिगर कर देंगे। पहला पड़ाव होगा 25,000। और अगर कोई कारण से नीचे तक सरकते रह जाते हैं, 2-4 दिन और रिस्क जाता है बाजार, तो 48,600 के नीचे की बैंक निफ्टी अगर आएगी तो मन में घबराहट होगी। और अगर कोई कारण से 22,700 के नीचे निफ्टी जाती है तो घबराहट होगी। पर घबराहट का मतलब ये नहीं कि आज हम कोई लेके ही बैठ गए। बहुत छोटी छोटी शॉपिंग अभी हमने करी है, तैयारी कर रहे हैं बड़ा हाथ मारने की, और बड़ा हाथ हम मारेंगे जब 23,150 के ऊपर निफ्टी बंद दे देगी। बड़ा हाथ फिर कहाँ मारेंगे? बैंक निफ्टी में या कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो, क्योंकि कुछ तो लीड करेगा इस मूव को फिर? सॉरी अनुज, सुनाई नहीं पड़ी आपकी बात। मैं कह रहा हूँ तो बड़ा हाथ सबसे ज्यादा कहाँ मारेंगे? निफ्टी बैंक में मारेंगे, निफ्टी में ही मारेंगे, या कोई और पॉकेट है जो इसको लीड करेगा? देखिए, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। अगर मैं 2 मिनट लूं, बैंक निफ्टी ने
सब्सटैंशियली हायर बॉटम बनाया। जो कमजोरी है, निफ्टी ही पिछले लो से नीचे आई है, बैंक निफ्टी तो सिग्निफिकेंटली हायर बॉटम बना रही है। तो बैंक निफ्टी में लार्ज बैंक्स के अंदर हम कोटक महिंद्रा बैंक पे सिर्फ एक संदेह है, सारे के सारे लार्ज बैंक्स चलेंगे और लार्ज बैंक्स में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिटर्न हमें एसबीआई देगा। पर इन लार्ज बैंक से भी मच मोर रिटर्न स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आएगी, जैसे आरबीएल, बंधन, डीसीबी, जिसको हम भूल गए, डीसीबी टाइप के जो बैंक्स हैं जिनको हम भूल गए, उससे भी ज्यादा रिटर्न आएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, चाहे जाना स्मॉल फाइनेंस है, एयू बैंक है, ये सारे 60-70-80% भागने को तैयार हैं। तो सबसे पहला सेक्टर हो गया बैंक्स। उसके बाद अनुज, रियल एस्टेट के अंदर भले ही आज बॉम्बे में विले पार्ले के आउटराइट के भाव घटने लग गए और लोअर परेल में भी सैचुरेशन आ गया, तो ये भाव का सैचुरेशन है, भाड़े हर जगह चारों तरफ बढ़ रहे हैं सारे मेट्रोज में। मुझे लगता है ग्रैंड फिनाले रियल एस्टेट का बाकी है और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में डीएलएफ जैसा हाईएस्ट वेटेज स्टॉक 50% अगर बढ़ेगा, ओवरऑल 65% बढ़ेगा और अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज 75 बढ़ेगा, तो शोभा जैसे स्टॉक्स 2 गुना 2.5 गुना भी हो सकते हैं, जो छोटे वाले नॉन एफ&ओ स्टॉक्स है। और रियल एस्टेट के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हमें यहां से डबल होते दिखती है। तो ये हो गया रियल एस्टेट, बैंकिंग। अब मैं अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आऊं, इंश्योरेंस पे अक्रॉस द बोर्ड तेजी, एलआईसी 40% बढ़ जाए, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 60-70% बढ़ जाए, सीडीएसएल जैसा स्टॉक वापस डबल हो जाए यहां से, बीएसई जिसको भी अब लेके बेच के थक गए, बोर हो गए, परेशान हो गए, अब उसमें भी पैटर्न बन रहा है कि एक बार बीएसई भी उछल के 6000 हो जाए। ऐसे में एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल 60-70% बढ़ जाएंगे तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बार रुकता हूं, आप पूछो मेरे से। ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है मेरे पास जहां पे आप पूछो और मैं आपको 60-70-80% के रिटर्न वाले स्टॉक्स नहीं बताऊं। आप पूछो, मैं बताता हूं सेक्टर वाइज। आते हैं फिर ऑटो पे काम करते हैं। सुशील जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है फिर? ऑटो के अंदर देखिए हमारी इस वक्त टॉप 4 पिक्स जो हैं, टीवीएस मोटर ऑलरेडी सब्सटेंशियली हायर बॉटम बना चुका है, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प माइनर हायर बॉटम्स बना चुके हैं और टाटा मोटर्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल को स्क्रैप कर रहा है। जैसे ये 3-4 दिन के बंद भाव के ऊपर बंद आ जाता है, आरओसी 5 डे आरओसी पॉजिटिव हो जाती है। ये मेरे 4 बेस्ट पिक्स हैं। ल्यूकवार्म रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस लेवल से मारुति में और एमएनएम में, इसलिए मैं उन दो को छोड़ रहा हूं। और सारी 2 व्हीलर कंपनीज और 4 व्हीलर में टॉप पिक टाटा मोटर्स, सब में हमको लगता है अंधाधुंध ऐसे एक्सेप्शनली लार्ज न्यू हाइज बनेंगे, पिछले न्यू हाइज के सब्सटेंशियली हायर। तो ये हो गए हमारी 4 पिक्स ऑटो में। ओके, ऑटो की होगी सुशील जी की 4 पिक्स और आपकी स्क्रीन पे किक करके रखी है। और कुछ पॉकेट्स पे आते हैं, हम थोड़ा हेल्थ केयर पे आते हैं, फार्मा पे आते हैं। बहुत प्राइस डैमेज हुआ सुशील जी यहाँ पे, और चाहे फार्मा हो चाहे हेल्थ केयर हो। अपोलो को देखिए, आप डायग्नोस्टिक स्पेस को देखिए, यहाँ पे कोई आपको रिवर्सल लग रहा है, मतलब इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद? ये जो अपोलो, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, लाल पैथ केयर, जिनको हम बड़ी ही मतलब घुटन की नजर से इन चार्ट्स को देख रहे थे लास्ट 5-6 महीने में, इन सबके बॉटम तकरीबन बन चुके हैं। 30-40%, 50% तक की उछाल ये छोटे वाले हेल्थ केयर के स्पेस में नामों में बिल्कुल संभव है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जिस बायोकॉन पे भी हमने टेक प्रॉफिट का ऐलान कर दिया था, वो बायोकॉन भी अगर कोई कारण से मुझे 300 में मिल गया तो दबोच लेने का वापस 500, 550 के लिए। लॉरस लैब्स जिसमें थोड़ी सी थकावट आ गई थी, वो चार्ट भी तंदुरुस्त और तैयार हो गई है वापस से छलांग मारने के लिए। तो शिल्पा मेडिकेयर भी छलांग मार दे। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, जिस पे अब हमारा लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस का अंडर परफॉर्मेंस का कॉल है, निफ्टी 30% बढ़े तो ये दोनों भी 20-20% तो ये भी बढ़ जाएंगे। तो फार्मा में भी कोई भी बेच के कमाने जैसा स्टॉक नहीं है, लेके ही कमा पाएंगे हम फार्मा में। ओके, बजट के बाद बहुत लोगों ने कहा था कि केपेक्स और डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पर शायद आपको गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ हद तक हमने देखी भी थी। यहाँ पर अब कुछ बॉटम फिशिंग का इरादा है क्या, और स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ मूव अच्छे लगेंगे? अनुज, ये जो निफ्टी का डबल बॉटम बना और फिर डबल बॉटम के भी थोड़ा नीचे रिस गया, पहले 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद निफ्टी ने जो धोखा दे दिया, तो बचे खुचे भी जो थे ना, जो रूसे हुए फूफा बोले कि अभी हम शादी की बारात में शामिल नहीं होंगे, अब इनका भी मूड बन गया। फिर वो लगता है कमिंस, एबीबी, सीमेंस की जो चार्ट है, काश मैं आपको दिखा पाता इतनी सारी चार्ट्स, संक्षिप्त शो है ये, 10 मिनट में इतनी सारी चार्ट्स नहीं दिखा सकते। ये सारे सब्सटेंशियली न्यू हाइस की तरफ भागने के लिए सारी चार्ट्स रेडी है। नेक्स्ट वीक तक जब हम आएंगे, इनको ऊंचा बंद होने दीजिए, 3-4 दिन इनको ऊपर चलने दीजिए, उसके बाद इनमें ट्रिगर आएंगे। और कमिंस, एबीबी, सीमेंस सब के सब रेडी हैं फॉर सब्सटेंशियली लार्जर हाइस। इनफैक्ट लार्सन एंड टूब्रो पे भी बजट वाले दिन, अनुज, मैंने बोला ना, यहाँ अभी हम नहीं लेंगे बजट की स्पीच को सुनने के पहले,
कि अगर मिलेगा तो नीचे 3100-3200 में लेंगे, और लार्सन एंड टूब्रो भी तैयार है कि मेरे को ले लो, मैं 4500 हो जाऊंगा। ट्रिगर आने दीजिए, पैटर्न रेडी हो गया, सेटअप रेडी है, एंट्री नहीं बनी है। अब तो लार्सन एंड टूब्रो जैसा भी मूव लाई हुई चार्ट कि मैं चलने के मूड में नहीं हूं, उसका भी मतलब अंत आ गया है। डिफेंस की बात नहीं हुई, आपने कैपेक्स की बात की। इसके अंदर में भी देखिए, जितना भी कूटे हुए हैं, पीटे हुए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दबा दिया आपने, बीएमएल को दबा दिया, बीएल को दबा दिया, माझगांव को दबा दिया, ये जितने भी दबे हुए हैं, यहाँ सवाल को दो तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ बेच के इनको शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं क्या? मेरे को लगता है शॉर्ट करने वाले की पगड़ी उतर जाएगी, और लेने वाले को आज दम फूला हुआ है। नेक्स्ट वीक इन पे बात करेंगे ना, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक इनमें सब में बड़ा बाई आ चुका हो, और अगर यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा, सब के सब सब्सटैंशियली न्यू हाइज में जाएंगे, खाली पुराने हाइज के ऊपर नहीं, सब्सटैंशियली हायर जाएंगे डिफेंस के स्टॉक्स। और मैं साथ में जोड़ दूं, जितने भी पीएसयू के स्टॉक्स हैं, एक भी मैं पीएसयू का स्टॉक खोज नहीं पाया जिसमें मेरे को यहां से 10-12% का बेच के कमाने का चांस हो। कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, ये जितने भी एनर्जी के स्टॉक्स हैं, बल्कि ये गैस के स्टॉक्स, अपनी बात हुई थी एक टाइम पे 35%, 40%, महानगर गैस गिर जाएगा, बड़ा सबने मुंह बनाया था, मतलब ट्विटर पे हमने बहुत सारी डांट डपट सुनी लोगों की। गैस के सारे स्टॉक्स न्यू हाई पे भागने के लिए तैयार है, पता नहीं क्या आने वाला है। और उसमें सबसे बेस्ट पैटर्न इंद्रप्रस्थ गैस का है, परेशान करते करते गुजरात गैस भी एक नए हाई पे चला जाएगा। तो गैस के स्टॉक्स एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, पीएफसी भागेगा। अच्छा सुशील जी, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन निफ्टी डे लो पर आ गया, 22,850 पर है, तो अभी तो खैर 30,000 बहुत दूर दिख रहा है। कोई ऐसा लेवल है जिस पर आप कहेंगे कि नहीं, ये कॉल नलीफाई हो गया है लोअर साइड पर? भाई साहब, ये 30,000 का व्यू जो है ना, टेलीस्कोपिक व्यू है, 12 से 15 महीने का। एक घंटे के को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, एक घंटे के पेन को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो निवेशक बन के पेन नॉर्मल रिटर्न्स नहीं घंटे की नहीं है ना सुशील जी। देखिए दिक्कत क्या है, पेन घंटे की नहीं है, पेन तो सितंबर से चली आ रही है, घंटे की थोड़ा ना पेन बता रहा हूं मैं आपको। भाई ये तो बाजार का साइक्लिकल नेचर है। 26,000 पे जब हमने 23,000 की आपसे बात की थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग डांट दोगे मेरे को, मतलब उस वक्त इतनी कड़वी लग रही थी वो बात। अब हम आ चुके हैं वहां पे, तो इस पेन को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, अगले वीक तक कलर बदल सकता है, जब बदलेगा तब हम बात करेंगे, एम्फसाइज तब करेंगे। मैं आज ये जताने आया हूं कि जब इतना झेल चुके हैं, देखिए ये शब्द आपको हो सकता है किसी को लगे इररिस्पॉन्सिबल है, किसी को लगे बहुत अग्रेसिव है, पर जो दिख रहा है वही मेरा बोलना, मेरा धर्म है। जैसे आज अभाव में लोग मर रहे हैं, अगले 12 महीने ऐसा समय आने वाला है कि जो पैसे का सैलाब आएगा, जो बाढ़ आने वाली है पैसे की, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, लोग इसमें बह जाएंगे। ये समय इतना बुरा जब आया, ये भी गुजरेगा, और वो भी जो समय आएगा उसमें भी संभल के ही चलना पड़ेगा। तो अभाव को तो देखो, मानवता का संघर्ष करना कृति, हमारी कृति, हम संघर्ष करके अभाव को संभाल लेते हैं। सैलाब आएगा और उसमें जो इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग हो जाएगी, इनडिस्क्रिमिनेट लीवरेज जब बनेगी। आज जो ये बात मैं कह रहा हूँ 30,000 की, और सबका मन कर रहा है कि बस इसको बंद कर दो, टीवी को क्या बोल रहा है ये। 30,000 पे जब मैं बोलूंगा कि मार्केट गिर जाएगा वहां से, वहां पे भी कोई बिलीव नहीं करेगा। तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, मतलब क्रॉस द बोर्ड। अब मैं आपको बताऊं, स्टील स्टॉक्स, जो स्टील पे बात नहीं हो पाई, स्टील पे भी हमने आपसे 10-15 दिन पहले बोला जिंदल के नाम अब हम नहीं लेंगे। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस में भी ऐसे पैटर्न्स बन गए, बस हम ट्रिगर के वेट में अगले मंगलवार तक हो सकता है पूरे बाजार का कलर चेंज हो जाए। अगले मंगलवार को आप मेरे को पूछोगे नहीं कि तेजी है कि नहीं, आप यही पूछोगे क्या लेना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते हैं अगले मंगलवार क्या होता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस में भी वो पैटर्न रेडी हो गया कि यहां से डबल हो जाए। तो यार बहुत बड़े बुल रन की तैयारी कर रहा है। और देखिए, इनर्शिया एक ह्यूमन नेचर है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ द वर्ल्ड की साइकिल से अगर हम अलग हो गए, टैक्स कट, रेट कट, अब हमारे यहां से अगर सीरियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग सामने आ जाती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे एक बार के लिए मैं अपना बिंदु समेटूंगा, लॉन्ग रन में तो रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के सामने, और लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट में भी बेतहाशा तेजी है। पर ये बेतहाशा तेजी जो लॉन्ग रन में आ रही है, अगर मार्केट टाइमिंग का लाभ लेना है तो 70 to 80% रिटर्न्स स्टॉक मार्केट की उन 4-5 महीनों में आती है, साल डेढ़ साल में, उन 4-5 महीनों में आती है जब हमारा रुपया बेतहाशा मजबूत होता है, डॉलर का करेक्शन होता है। किसी को पता भी नहीं चला, बात भी नहीं उठी, इतना हम परेशान हो चुके हैं शेयर बाजार से। लास्ट 7-8 दिन में रुपया कितना स्ट्रांग हो गया। तो रेट कट, रुपए की स्ट्रेंथ, रेट कट, रुपए की स्ट्रेंथनिंग, टैक्स कट, और अब बची क्या चीज है इस पूरे हवन में? सिर्फ जो चाहिए
नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही थी कि सुशील जी असल में होता क्या है, देखिए पहली बात तो मैं खैर किसी को डांटता नहीं और ना ही मैं मतलब आप तो खैर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं आपको क्यों डांटूंगा। और दूसरी बात बिल्कुल कॉल सही होती हैं और आपकी कॉल जब सही होती है तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो 30,000 का कॉल आपका है लेकिन आप हमारे चैनल पर ले रहे हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एडिटर मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि पूछूं कि कहाँ वो कॉल गलत हो सकती है, तो इसके लिए मेरा व्यू था वो। 30,000 की कॉल, हमको शब्दों को चेंज करना चाहिए जिससे सारे लोग सावधान रहें। 30,000 तक की संभावना को मद्देनजर रखते हुए कि जब इतना बड़ा मौका बन सकता है, यहां हमें हिम्मत करनी चाहिए। 30,000 के लिए शॉपिंग अभी शुरू नहीं हुई है, काम टुकड़े टुकड़े में करना पड़ेगा। 23,150 के ऊपर गया तो हम 25,000 की कॉल लेंगे। 25,000 के बाद जब करेक्शन आ जाएगी 500, 700, 800 पॉइंट की, फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। 30,000 तक की जगह है। ये 88 का डॉलर अगर 81 तक आ गया, 88 का 81 तक आ गया, तो आप समझो 11% तक की अगर डॉलर में अप्रिसिएशन आ गई, 22-23% तो निफ्टी खाली इसी में बढ़ जाएगी। साथ में आपकी टैक्स कट, रेट कट और गवर्नमेंट ने अगर दबा के स्पेंडिंग कर दी, 25-30% के रिटर्न बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये संभावना है और ये संभावना मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है और इस संभावना पे हमें टुकड़े टुकड़े में काम करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप घर बार बेच के भी शेयर बाजार में पैसे लगा दो। मैं ये कह रहा हूं, जान घबरा रही है ना, 1-2-3 दिन और भगवान का भजन कर लो, हड़बड़ा के माल मत बेचो। जब यहां तक बर्दाश्त कर लिया, बिल्कुल। दिन का धीरज और रख दो। अच्छा, दिल से चाहूँगा कि आपकी कॉल सही निकले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो हमारे इन्वेस्टर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका फ़ायदा होगा। राकेश झुनझुनवाला जी की जो फेवरेट लाइन थी ना, मंदी में सबका मुंह काला, तेजी में सबका बोलबाला। तो अभी 4-5 महीने में सबका मुंह काला हो चुका है। अब हिम्मत का मुंह काला करा लिया हमने, हिम्मत करो, शांति रखो थोड़ी सी, हो सकता है वापस से बोलबाला आ जाए। वही है, बस हिम्मत थोड़ी सी टफ है इस मार्केट में। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे फिर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वीरू और मैं अब आपसे इजाज़त लेंगे और इस शो को यहाँ समेटेंगे और ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।